एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आप, मुझे पता है कि आप सब तैयारी तो करते ही हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ होता है कि ऐसा क्या पढ़ें कि पास हो जाएं। तो आप एकदम सही जगह पर आए हो, क्योंकि मैं आपको कोई भी दुनिया भर की चीज़ें नहीं पढ़ाती हूँ। आपको भी पता है, कम चीज़ें पढ़ाती हूँ बट काम की पढ़ाती हूँ। तो मैराथन क्लासेस स्टार्ट हैं, और सच मानिए जो CDP की मैराथन क्लास ली है, EVS की लिया है, मैथ्स की ली है, और आज तो हिंदी की है ही। तो ये जिसने भी ये क्लासेस देख ली, यकीन मानो एग्जाम आपका बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये जो भी क्वेश्चंस थे, जो भी सीटेट ने सबसे टफ क्वेश्चंस पूछा था ऑनलाइन एग्जाम में, उन्हीं का मिक्सचर है, और वो भी वहीं से उठाए गए हैं सवाल। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई बाहर की दुनिया से कहीं से भी क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, आपको भी पता है, एज यू नो दैट। तो ये वही क्वेश्चंस होते हैं जो सीटेट पूछता है, और सारे टीचर्स भी वही पढ़ाते हैं। बट मैंने क्या किया कि पूरा पेपर एनालाइज किया है, पूरा प्रिंट वगैरह निकाली थी, आप सभी के लिए इतनी मेहनत की। तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि एक महीने में इतने सारे पेपर्स को कलेक्ट करो, आंसर निकालो, दुनिया भर की चीज़ें देखनी होती हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस बहुत ही हार्ड वाले जो भी थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इन तीनों में, और आज भी वही है। तो पूरा देखना, अगर आपको पेपर सच में क्लियर करना है और ऑनलाइन एग्जाम कैसे देना है उसका डेमो क्लास मैंने ले लिया है, तो वो भी देखो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे क्लासेस हैं, बट पहले कौन सा देखना है, पहले ये देखो, लास्ट में जाकर आपको वो सारी देखनी है। और मैं कोई भी क्लासेस लेती हूँ तो उसकी एक खास बात यही होती है कि मैं बहुत लंबा बनाने की कोशिश नहीं करती हूँ, कम समय में ज़्यादा अच्छा दे सकूँ आपको, बस यही मेरा एक ऑब्जेक्टिव है। तो जो लोग नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप सभी के लिए ही है। आप चैनल पे जुड़े रहिए, दूसरों को भी भेजिए, उससे आपका भी फायदा होगा और उनका भी होगा। और कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया है, आप चाहें तो वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं क्लासेस के अपडेट देती रहती हूँ। देखिए, बहुत लंबा हो गया ना, आप सोचते हुए कि मैं कितना बताती रहती हूँ, बट ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत से लोग जो हैं हर दिन नए स्टूडेंट्स जो हैं वो जुड़ रहे हैं, इसलिए। तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, और हम इसको क्विक करेंगे। क्यों मैं आपको ये ऐसा बोलती हूँ, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है, पढ़ाई हो चुकी है, ये आपका रिवीजन है। जल्दी से क्वेश्चन देखो, तुरंत आंसर निकालो, यही करना है आपको एग्जाम में। 2.5 घंटे हैं, 150 क्वेश्चन 150 मिनट में वहाँ पर सॉल्व करने होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी उत्तम पाठ्य पुस्तक का मूलभूत मानदंड नहीं है। क्वेश्चन आपके सामने है, नेगेटिव वाली चीज़ें बतानी है, तुरंत आंसर निकालो। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, मुद्रण एवं जिल्द चढ़ाना। ये जिल्द वगैरह चढ़ाना थोड़ी ना होगा आपका एक बहुत अच्छा मूलभूत मानदंड। भाषा एवं शब्द भंडार हो सकता है, विषय वस्तु हो सकता है, शैली योजना हो सकता है, बट ये जिल्द चढ़ाना मतलब वो कवर वगैरह आपने देखा होगा बुक्स वगैरह पे लगाना, तो ये हमारा राइट हो गया, क्योंकि नहीं पूछा है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, अब इसको ध्यान से पढ़ो। देखिए, अगर वाईफाई वगैरह हो आपके पास, लाइब्रेरी में हो, तो प्लीज़ हाई क्वालिटी में देखा कीजिए। देखिए, लिखा है कि एक अध्यापिका 5वीं कक्षा के अपने विद्यार्थियों को 6 वाक्यों का एक छोटा अनुच्छेद 2 बार सुनने के लिए कहती है। फिर वह विद्यार्थियों को 4-4 के समूह में सुने हुए वाक्यों को अपने शब्दों में लिखने के लिए कहती है। यह शिक्षण विधि का कौन सा रूप है? आप खुद सोचिए कि उसने क्या बोला है कि 6 वाक्यों का एक छोटा, सुनकर मतलब सुन के लिखने वाली चीज़ें हैं। तो ये कौन सी विधि यूज कर रही है जिसमें उसको सुनना है फिर लिखना है? सुने हुए वाक्यों को अपने फिर शब्दों में लिखो, जो जो तुमने सुना है अपने सेंटेंस, अपने वाक्यों में लिख दो, शब्दों में। बहुत सिंपल है, तुरंत बताइए क्या होगा? अनुच्छेद सूत्रलेख। सूत्रलेख ही होगा, वाक्य आधारित सूत्रलेख नहीं होगा, इसमें कंफ्यूज मत होना। क्यों? क्योंकि आपने देखा ना यहाँ पर क्या लिखा है, छोटा अनुच्छेद 2 बार सुनने के लिए कह रही है, ये कोई सेंटेंस नहीं बना रही है। समझ गए होंगे आप? सो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। चलो अगले क्वेश्चन पे। अब ये देखिए, अब मैंने ये इसलिए बोला था क्योंकि ये एक ऐसा शिफ्ट है ना जिसमें बहुत लेंदी क्वेश्चंस आए थे। इतनी लेंदी क्वेश्चंस दूसरे शिफ्ट में नहीं आए थे। अब आप ये देखिए, पूरा क्वेश्चन पढ़िए फिर तुरंत आंसर निकालिए। यहाँ पर देखो, लिखा है कि एक अध्यापिका को पता चलता है कि कुछ विद्यार्थी सीखते समय अनुच्छेदों की विस्तृत व्याख्या एवं वाक्य रचना को समझने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। कब? सीखते समय। वह उन्हें एक समृद्ध शब्द भंडार देती है और कुछ युक्तियों का सुझाव देकर उनका अभ्यास करवाती है। इस तरह कुछ समय पश्चात उसके विद्यार्थी भाषा सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर कर पाते हैं। अध्यापिका ने यह किस प्रकार का आकलन किया है? अब आप बताओ कि आपके क्लास में कुछ बच्चे हैं जिन्हें दिक्कत हो रही है, ठीक है, कठिनाई अनुभव कर रहे हैं सीखते समय, वो नहीं समझ पा रहे हैं, वाक्य का रचना, व्याख्या, ये सारी चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं। आप उनको सुझाव देंगे, समृद्ध भंडार देंगे, कुछ युक्तियाँ देंगे ताकि आप उनकी कठिनाई को दूर कर पाएं। तो ये आपने ये किस तरह का असेसमेंट किया है?
आप एक टीचर हो तो आपको असेसमेंट तो करना ही होगा, तो आपने क्या किया है, निदानात्मक आकलन, डायग्नोस्टिक, आपने डायग्नोस किया पहले, उसके बाद से आपने उनको ये सुझाव दिया होगा, तुरंत तो दिया नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। अब ये रहा हमारा 139। अब थोड़ा सा हम स्पीड बढ़ाएंगे। देखिए, किसी भाषा की परीक्षा का ब्लूप्रिंट तैयार करते समय निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आवश्यक नहीं है। ब्लूप्रिंट मैंने पहले ही बताया था, तो कौन सा नहीं है, अगर है वाला पता है तो आराम से निकल जाएगा। तो वो है लेखन की विविध शैलियों को महत्व देना, ये नहीं है और ये तीनों है। तो जिसे नहीं पता है कि कौन सा होता है तो ये वाला याद रखो। हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। चलिए अब ये देखिए, यहाँ लिखा है कि एक शिक्षक श्याम पट पर स्पष्ट लेख में कुछ शब्द लिखता या लिखती है और विद्यार्थी उन शब्दों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते हैं। तो निम्न में से कौन सी विधि वर्तनी सिखाने की इस तकनीक से मेल खाती है। ये किस चीज़ की हो रही है, वर्तनी सिखाने वाली हो रही है। तो आप बताइए, बहुत पढ़ाई आपने कर ली होगी, तो इसका सही आंसर आप बताओ। तो इसका सही आंसर क्या है, प्रतिलेखन विधि। इस प्रतिलेखन विधि में ही हम ऐसा करते हैं कि कुछ शब्द स्पष्ट लेख में कुछ लिख देते हैं वर्तनी सुधारने के लिए। ये एक वर्तनी सिखाने की एक तकनीक है, प्रतिलेखन विधि। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए कितना लेंथी क्वेश्चन है, तो पहले आप इसको क्या करो, पढ़ लो अच्छे से। एक बालक भाषा सीखते समय निम्नलिखित कठिनाई अनुभव करता पाया जाता है। अच्छा, उसको कोई दिक्कत होगी, फिर लास्ट में आपको बताना होगा कि वो उसके अंदर कौन सी ऐसी लक्षण है, कौन सी वजह से हो रहा है। तो पहला देखते हैं, नाम तथा अक्षरों की ध्वनि को सीखने में कठिनाई हो रही है। ऊंचे स्वर में पढ़ते समय गलतियां करता है वो। शब्दों और वाक्यों को पढ़ते समय दृष्टि बाधा है। लेखन कार्य को पूरा करने में अधिक समय लगाना। तो इतनी सारी दिक्कत आ रही है, ये क्या दिक्कत आ रही है आप सोचो। ये रहे आपके सामने सारे आंसर। बालक किसके लक्षण है, तो बताइए। ये क्या इजी क्वेश्चंस आपको लग रहा है? अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी तो आपको बहुत इजी लगेगा। तो आप खुद सोचिए ना क्या हो सकता है। उसको ध्वनि में भी कठिनाई हो रही है, पढ़ते समय भी गलती हो रही है, पढ़ते समय यहाँ पर भी है, और जब पढ़ने में दिक्कत होगी तो लास्ट में लेखन कार्य भी नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब उसको क्या है, वाचन वैकल्य है। वाचन वैकल्य मैंने आपको बताया है, इंग्लिश वाला टर्म्स भी। लेखन वैकल्य डिस्ग्राफिया होता है, ये लिखने में दिक्कत है। ये क्या है, डिसलेक्सिया है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, वाचन वैकल्य। और हिंदी में वैकल्य ही आएगा, तो जो इंग्लिश वाले हैं प्लीज इसका हिंदी का टर्म भी याद रखना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ऑप्शन नंबर 1 वाचन वैकल्य। तो ये हो गया हमारा 141। ये रहा, देखिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि एक अध्यापिका लखनऊ, पता है ना लखनऊ आप सभी को, लखनऊ पर पाठ पढ़ाती है। विद्यार्थियों द्वारा मौन पठन के पश्चात वह उनसे निम्नलिखित प्रश्न करती है। मौन पठन के बाद क्या प्रश्न करती है वो देखो। यहाँ पर लिखा है कि, थोड़ा सा इसको जूम करती हूँ, हाँ, हजरतगंज में शोर क्यों नहीं था, क्वेश्चन मार्क। उसने लखनऊ के पाठ में कुछ पढ़ाया होगा तभी वो प्रश्न कर रही है। बी है कि लखनऊ को नवाबों का शहर क्यों कहा जाता है। तो ये जो दोनों प्रश्न है ना, इनकी प्रकृति को क्या परिभाषित करता है, इन चारों में से कौन इसकी प्रकृति को परिभाषित करता है, बस यही आपको बताना है। और ये देखिए, ये हिंदी में पूछा है, इतना लेंदी क्वेश्चन। आप बताइए ये क्या है, कालांतरित प्रश्न। और सच मानो इसमें बहुत गलतियां हुई थी, क्योंकि बहुत से लोग क्या करके आ गए थे, बोधात्मक प्रश्न। ये बोधात्मक प्रश्न नहीं है, यहाँ पर कोई समझ नहीं हो रहा है। ये क्या किया है उसने, टीचर ने पाठ पढ़ाया और वहीं से क्वेश्चन पूछ दिया है कि शोर क्यों नहीं था और इसको नवाबों का शहर क्यों कहा जाता है। तो ये क्या है, कालांतरित प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, ध्यान रखना। और ऐसे क्वेश्चन दोबारा से इस बार भी देखने को आपको जरूर मिलेगा। और ये हमारा था 142। और हिंदी में बहुत क्वेश्चंस कराऊंगी, तो लास्ट तक बने रहो, वैसे भी 1 घंटे का ही काम है। चलिए ये देखिए, निम्न में से कौन सा मौन पाठ का लाभ नहीं है। अच्छा, मौन पाठ का लाभ आपको पता होगा तभी तो बता पाओगे, है ना। ऐसे तो बिना पता हुआ तो आप बता भी नहीं पाएंगे। तो चलिए पूरा ऑप्शंस पढ़िए और आप मुझे बताइए कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो देखिए कौन सा नहीं होगा कि यह विद्यार्थियों की झिझक और संकोच दूर करता है।
ये नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, सबसे पहले मौन पाठ में आप चुपचाप पढ़ते हो तो आपकी एनर्जी बचती है, आप जो है आपके अंदर जो है समझ एवं चिंतन से आप अर्थ ग्रहण करते हो। मौन पाठ से साइलेंटली पढ़ाई करने से ये होता है कि आप बहुत अच्छे से सीखते हैं। स्वतः अध्ययन मतलब खुद से अध्ययन करने को भी विकास करता है, बट ये कोई झिझक और संकोच को दूर नहीं करता है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। चलिए, ये रहा हमारा दूसरा, ये रहा। ये देखिए, ये इतना लेंदी क्वेश्चन है, 144, और ये देखिए बाद में आपको ये पूरा भी पढ़ना होगा। चलो पहले पढ़ते हैं। अंग्रेजी भाषा के शिक्षण विधि के संबंध में निम्नलिखित कथन पढ़िए। अंग्रेजी भाषा की बात हो रही है। पहला क्या लिखा है कि यह शिक्षण पद्धति सर्वप्रथम जर्मनी में प्रारंभ की गई। अच्छा, अंग्रेजी भाषा सिखाने के लिए पूरे यूरोप में यह व्यापक रूप में अपनाई गई, मतलब किसी की बात हो रही है। शिक्षण की इकाई शब्द है, न कि वाक्य। विषय सामग्री मानक प्रारूप में विभाजित की जाती है। यह औपचारिक से क्रियात्मक चरणों की ओर जाती है। एंड वाक्य रचना व्याख्या करने में वाक्य रचना का सर्वोत्तम उपयोग करती है। नीचे लिखा है कि आप ये चारों विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी इन विशेषताओं को, ये चारों जो विशेषताएं हैं उसको दर्शाती है, ये चीज़ लिखा है। अब देखो, बहुत से लोग इसमें सोचेंगे, ये जैसे क्वेश्चन था ना अंग्रेजी भाषा के शिक्षण के संबंध में आपको बताना है, तो आप में से बहुत से लोग होंगे जो ये लगा देंगे द्विभाषी पद्धति। क्यों? हिंदी और इंग्लिश की लैंग्वेज की बात आ गई ना, इसलिए। बट इसका आंसर क्या है? व्याकरण सम्मत अनुवाद पद्धति। याद रखना, इसका राइट आंसर है व्याकरण सम्मत अनुवाद पद्धति। इसी वजह से इस क्वेश्चन को ये टफ बनाता है। तो चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये पूरा क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसा क्वेश्चन आएगा और ये इसका राइट आंसर है। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है एक बार देख लेते हैं, 145, बट ये तो वैसा नंबर है। देखो, इसमें एजर्सन रीजन है। इसमें लिखा है कि मूल्यांकन का उपकौशल उपागम जो किन बिंदुओं में मदद की जरूरत है, यह भापने की अध्यापक की सहज बुद्धि को परिलक्षित करता है। अच्छा, पढ़ लिया। रीजन क्या लिखा है कि लेखन और श्रवण की परीक्षा को कई उपकौशलों में बांटा जा सकता है एंड एकीकृत भाषा परीक्षाओं द्वारा पूरा किया जा सकता है। अब आप बताइए दोनों बातें सही हैं कि गलत हैं? पढ़ लिया आपने, कथन भी पढ़ लिया है आपने क्या किया, आपने रीजन भी पढ़ लिया। अब आप बताओ क्या चीजें सही होंगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर देखिए कि दोनों और बी ब सही है, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। क्योंकि आप खुद देखिए कि यहाँ पर बात हो रही थी कि वो उपकौशल उपागम जो है किन बिंदुओं में मदद की जरूरत है, और अध्यापक क्या करता है, उसको भाप लेता है सहज बुद्धि को, ठीक है। बट इसका तर्क सही नहीं है तो अपने आप में सही चीज़, क्योंकि आपको भी पता है कि एकीकृत भाषा जो है यूज़ करते हैं, बट इसका रीज़न जो दिया है ना वो सही नहीं है। तो ऐसा मत करना कि सही वाला ही बस लगा के चले आओ, पूरा पढ़ना ध्यान से। तो ये हो गया हमारा राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, लिखा हुआ है कि एक अध्यापक किसी पाठ्य सामग्री का आधा भाग स्वयं ऊंचे स्वर में पढ़कर अपने विद्यार्थियों से कहता है कि वे उस पाठ के अंत को अपने अनुसार पूर्ण करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है? ये किस प्रकार की गतिविधि है, आप बताइए। पहले टीचर क्या किया, खुद पढ़ लिया, उसके बाद से बच्चों को बोला कि तुम खुद के अनुसार पढ़ो। तो इसका मतलब वो टीचर चाहता है बच्चों को अनुभव देना, अनुभव आधारित गतिविधि है ये। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। चलिए, बहुत से लोग मुझे पता है ये कर देंगे अंतर्बोध। क्यों? क्योंकि बहुत हैवी वर्ड है ना, हमको लगता है, बट ऐसा नहीं है। अनुभव आधारित इसलिए क्योंकि वो खुद से पढ़ेंगे तो उनको अपना अनुभव होगा और ये एक्टिविटी भी हो जाएगी। तो ये हमारा राइट है। 146 भी हो गया। अब 147, ये देखिए, ये क्वेश्चन पढ़ो कि निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी पद्धति विद्यार्थियों में शब्द भंडार वोकैबलरी विकसित करने की सर्वोत्तम युक्ति है, जिसे बच्चों को ना एकदम अच्छे अच्छे वोकैब्स जो है वो बच्चे सीख सकें। वही सबसे बेस्ट वाला बताइए कौन सा है? तो आप खुद सोचिए ना क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि दिए गए संदर्भ में नए शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाना। जब तक बच्चे खुद से उसका गैस नहीं करेंगे वो नहीं कर पाएंगे, याद करना होगा नहीं, देखने से प्रयोग करने से भी नहीं होता है। खुद से आपको गैस करना है। जैसे हिंदी इंग्लिश का जैसे आ जाता है तो मैं आपको बोलती हूँ ना, सेंस निकालो, किस सेंस में पूछ रहा है, आप वोकैब्स भी सीख जाएंगे संदर्भ में। ये हमारा हो गया राइट। अब चलिए इस पे चलते हैं 148 पे।
लिखा है कि बहुभाषिकता का प्रयोग एक संसाधन के रूप में करना चाहिए, जिससे क्यों क्यों करना चाहिए बहुभाषिकता का प्रयोग? कि बच्चे को आप क्या करो, बच्चे के हर एक लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर सको, प्रत्येक बच्चे को उससे सुरक्षा भी होगी, मतलब वो खुद से लगेगा कि यस हम भी जो है सीख सकते हैं, एवं स्वीकृति का एहसास होगा कि आपने बच्चों को एक्सेप्ट कर लिया है, तब बच्चे बहुत सीखते हैं। हमें कभी भी डिमोटिवेट नहीं करना है। हो गया ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन 149। लिखा है कि कक्षा में विद्यार्थियों को प्रायः कहानी सुनाई जानी चाहिए, क्योंकि क्यों सुनाई जानी चाहिए बच्चों को कहानी? तो ये तो आपने पता है, ये क्योंकि भाषा को समग्र रूप में प्रस्तुत किया जाता है। समग्र का मतलब पूरा, होल। आप कहानी हो गया, ये जो छोटी मोटी जो कहानियाँ होती हैं, कविताएं होती हैं, उसमें पूरा का पूरा लैंग्वेज जो है समाहित होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। अभी तो और क्वेश्चंस बाकी हैं। ये देखिए, भाषा अर्जन का क्या अर्थ है? ये आपने कई बार पढ़ा होगा। भाषा अर्जन कि आप कहीं पर भी कुछ भी अनजाने तरीके से सीख लें। अब हिंदी लैंग्वेज है, अवधी लैंग्वेज है, बहुत सी लैंग्वेज होती है, भोजपुरी लैंग्वेज होती है, ये आपको कोई एकदम ट्यूटर इसके लिए नहीं चाहिए, कोई आराम से आप सीख जाते हो। तो क्या कहते हैं, किसी भी भाषा को अनौपचारिक इनफॉर्मल परिवेश में, स्कूल वगैरह में नहीं, अनजाने में ही सीख लेना। कई बार आपके साथ होता होगा कि कानपुर में है तो कानपुरिया लैंग्वेज आप सीख लेते होंगे, लखनऊ में है तो अवधी लैंग्वेज सीख लेते होंगे, तो ये अनजाने में आप सीखते हैं। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। नंबर 16 देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा, यहाँ पर देखिए, और ये रैपिड रिवीजन ही है, तो कौन सा सामाजिक बोली को परिभाषित करता है? जो सामाजिक बोली है, चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसमें से बताइए तो वो कौन है? इसका होगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। व्यक्तियों के समूह अथवा समुदाय की भाषा की वाक विशेषताएं, और यही इसका राइट आंसर है, मैंने आपको बता दिया। तो चलिए, और वैसे भी सामाजिक बोली है तो समुदाय से ही तो रिलेटेड होगा ना, क्योंकि आपको बोलना है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहेंगे वहाँ पे आप सीख सकते हैं। कम्युनिटी में सब कुछ आ जाता है। चलो 17 पे चलते हैं। ये देखिए लिखा है कि संकेत भाषा क्या है? संकेत भाषा आपने देखा होगा, कई बार यूज होता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तुरंत बताना है, वीडियो पॉज करके आप सोच लिया कीजिए, उसके बाद से आंसर बताइए। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 1, व्याकरण के साथ एक स्वाभाविक भाषा है संकेत भाषा। सो ये इसका राइट है। जो भी करा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा, देख लेना। अब ये रहा, देखो हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन, और ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है। जो लोग अनेक भाषाएं जानते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ये तो बहुत इजी है। जो लोग अनेक भाषाएं जानते हैं उन्हें कहते हैं बहुभाषी, मल्टीलिंगुअलिज्म। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 139 ये रहा। अब ये थोड़ा सा कहानी जैसा है, मतलब 19 क्वेश्चन। देखो, एक बच्ची जो है वो अपनी विद्यालयी शिक्षा अपनी मातृभाषा में आरंभ करती है तथा वह हाई स्कूल पूरा करने तक उसमें और अनेक भाषाएं जोड़ने की ओर अग्रसर होती है। तो इस भाषा शिक्षा युक्ति को क्या कहते हैं? पहले उसने अपना मदर टंग में यूज किया, उसके बाद से वो और भी भाषाओं को क्या करना चाहती है? जोड़ना चाहती है, जोड़कर आगे बढ़ना चाहती है। तो इसको क्या कहेंगे? आपके सामने है सारा ऑप्शंस और आप मुझे बताएंगे इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता, क्योंकि उसने यहाँ से स्टार्ट किया है ना, इसलिए ये किस पे बेस्ड है? मदर टंग पे है। तो ये देख लीजिए, बहुत से लोग क्या करके चले आते हैं, ये त्रिभाषा सूत्र या फिर नई शिक्षा नीति, ये सारे ऑप्शंस ही एग्जामिनर ने ऐसे बनाया है कि आप गलती करें तो आप गलती कर भी सकते हैं अगर आपको नहीं पता है। तो ये हो गया इसका राइट। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन 20। ये देखिए लिखा है कि भाषा के साथ संलग्नता का अर्थ क्या होता है? संलग्न का मतलब क्या होता है भाषा के साथ? तो जिसे हिंदी में इसका मतलब पता होगा वो आराम से कर सकते हैं। तो इसलिए हिंदी अपनी स्ट्रांग रखो, क्योंकि आपको पता है तभी जाकर आपका ये हिंदी का पेपर जो है वो निकलेगा। तो इसका सिंपल सा क्या अर्थ होता है? ये ऑप्शन नंबर 2, शिक्षार्थी उद्देश्यों के लिए भाषा में कार्य करते हैं। मतलब संलग्नता का मतलब आप जुड़े रहते हैं, लगे रहते हैं। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। चलिए फास्ट ही कराऊंगी मैं, क्योंकि फास्ट नहीं कराऊंगी तो इतने सारे क्वेश्चंस एक साथ में ले ही नहीं पाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो 21। लिखा हुआ है कि शिक्षार्थी को उद्देश्य के लिए भाषा प्रयोग हेतु तैयार करता है। क्या चीज़ तैयार करता है उद्देश्य के लिए?
उद्देश्य के लिए, याद रखना, भाषा प्रयोग हेतु तैयार करता है। इन चारों में से आप कौन सी ऐसी चीज़ें जो हैं आप अपने उद्देश्य के लिए तैयार करते हैं? तो ये रहा आपके सामने ऑप्शंस और आप मुझे इसका बताइए राइट आंसर। 4 के 4 हैं आपके पास। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा प्रामाणिक कार्य। ऑथेंटिक कार्य जो है वो शिक्षार्थियों को अपने ऑब्जेक्टिव के लिए भाषा प्रयोग हेतु तैयार करता है। तो ये याद रखना, अभ्यास कार्य इसका नहीं होगा। इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, पहले पढ़ लीजिए पूरा। देखिए क्या लिखा है कि श्रुति जो है किसी कार्यक्रम के बारे में विशिष्ट सूचना, कई बार मैंने आपको बताया, प्राप्त करने के लिए पत्रिका पढ़ती है। तो उसके पठन को क्या कहेंगे? मैंने आपको बताया जब भी आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है तो आप क्या करते हो? बारीकी से पढ़ते हो। बारीकी से पढ़ना होता है। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, विशिष्ट सूचना, याद कर लो, रट लो, क्योंकि आना एकदम तय है ये। तो चलो आगे चलते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, वे शब्द जिन्हें हम लेखन तथा वाचन में प्रयोग करते हैं, मतलब लिखते टाइम और बोलते टाइम, तो वे क्या होते हैं? जिसका आप लेखन में और वाचन में प्रयोग करते हो तो वो होते हैं सक्रिय शब्द भंडार। एक्टिव मतलब जिसका आप ज़्यादा से ज़्यादा आप कोई भी चीज़ बोलते हो या फिर लिखते हो तो जो चीज़ें आपने सीखी होती है, जो आपके दिमाग में होता है, तो इसलिए तो बोलते हैं जितना ज़्यादा वो कैप्स आपका स्ट्रांग होगा, आपका लेखन वाचन भी अच्छा होगा। सो ये हो गया हमारा राइट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा, देखिए लिखा है कि इसमें से कौन सा संज्ञानात्मक मतलब कंस्ट्रक्टिविस्ट रूप से शैक्षणिक भाषा निपुणता को बढ़ावा देने के लिए है? तो आप बताइए कौन सा है? सबसे बेस्ट वाला ही आंसर आपको चूज करना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2, लोगों के जीवन पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव विषय पर समाचार पत्र के लिए लेख लिखना। क्योंकि आपको पता है ना, जहाँ जहाँ मूव ऑन करते हैं या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हो तो बहुत सी चीज़ें, जलवायु परिवर्तन का भी इफेक्ट होता है, बहुत सी चीज़ें आती हैं। तो ये सबसे बेस्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जितने भी ऑप्शंस हैं वो आपको कंफ्यूज करने के लिए इसमें रखा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए लिखा है कि आप शिक्षार्थियों द्वारा अच्छा लेखन सीखने के लिए लेखन के प्रक्रिया उपागम को आदर्श क्यों मानते हैं? कि अच्छा लिखने के लिए आप प्रक्रिया उपागम को आदर्श क्यों मानते हैं? तो ये रहा आपके सामने सारा ऑप्शंस और आप मुझे बताइए राइट आंसर। तो क्यों मानते हैं? सिंपल सी बात है, क्योंकि प्रक्रिया उपागम जो होता है वो अच्छा लेखन विकसित करने के लिए शिक्षार्थियों को विभिन्न स्तरों से गुजरने के योग्य बनाता है। जब तक आप विभिन्न स्तर से नहीं गुजरेंगे आप अच्छा नहीं लिख पाएंगे, और प्रक्रिया उपागम ही ऐसा है जो आपको विभिन्न स्तर से गुजरने पे मजबूर करेगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। समझ गए होंगे आंसर। चलिए अब ये रहा हमारा 1। अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़ लीजिए पहले। क्या लिखा है कि निम्न में से कौन सा भाषा सीखने के लिए उत्पाद आधारित कार्य है? मतलब प्रोडक्टिव आधारित कार्य कौन सा है भाषा सीखने के लिए? तो कौन सा है? शिक्षार्थी प्रक्रिया उपागम अपना कर, मतलब जो प्रक्रिया उपागम होता है, अभी मैंने आपको बताया ना आपको गुजरना पड़ेगा हर स्तर से भाषा सीखने के लिए, तो वही सेम है कि प्रक्रिया उपागम पर अपना लेते हैं। ठीक है, प्रक्रिया उपागम को अपना लेते हैं। समाचार पत्र के लिए एक लेख लिखता है, तो समाचार पत्र लेख लिखने के लिए आपको क्या करना होगा? प्रक्रिया उपागम को अपनाना होगा, तभी तो आप उत्पाद आधारित कार्य कर पाएंगे भाषा सीखने के लिए। समझ गए होंगे। तो ये हमारा हो गया राइट आंसर। चलो, और ये हिंदी थोड़ी सी टफ है, इसलिए मैंने सबसे टफ क्वेश्चंस उठाए हैं जितने भी पेपर हुए हैं अभी तक के उसमें से। तो ये वाला अगर आपने अच्छे से समझ लिया, कर लिया, तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा करके आएंगे परफॉर्म। तो ये देखिए लिखा है कि निम्न में से कौन सा व्याकरण पाठ शिक्षण के संबंध में गलत है? अब देखो व्याकरण पाठ की बात हो रही है और शिक्षण के संबंध में गलत चीज आपको बताना है, तो आप बताइए क्या होगा इसमें से? देख लीजिए पूरा, तो यही होगा ना गलत। तीसरा कि शब्दों तथा संरचनाओं को दिखाने के लिए आप क्या कर रहे हो? चित्रों का प्रयोग कर रहे हो। देखो चित्रों का प्रयोग जहाँ पर करना हो, पिक्चर्स वगैरह का, वहीं करना चाहिए। व्याकरण पाठ के लिए आपको एग्जाम्पल्स देने होंगे, आपको टेक्स्ट बुक में से बहुत सी चीज़ें पढ़ानी होंगी, आपको बहुत से, क्योंकि बिना एग्जाम्पल्स के गलत ही हो लेकिन एग्जाम्पल्स देना ही होगा। ऐसा नहीं कि आप केवल डायग्राम से ही सिखा दोगे व्याकरण पाठ को। तो ये चीज़ गलत है कि शब्दों तथा संरचनाओं को दिखाने के लिए आप क्या करो? चित्रों का प्रयोग करो।
बहुत से लोग इसको गलत मानेंगे ही नहीं, और ये इसीलिए दिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा भाषा के विषय में सत्य नहीं है? अब लैंग्वेज के बारे में कौन सी चीज़ इसमें सत्य नहीं है, तो आपको पता होगा कि कौन सी जो है ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि इसमें लिख दिया है कि प्रत्येक भाषा की लिपि होती है। जी नहीं, प्रत्येक भाषा की लिपि नहीं होती है, ये गलत है। बाकी की तीनों सही है कि भाषा के लिए लिपि आवश्यक नहीं है। आप कोई लैंग्वेज बोलते हो उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लिपि लगाकर बोलें। हर एक भाषा का व्याकरण होता है, ये भी ज़रूरी नहीं है। आप बहुत से लैंग्वेज बोलते हो जिसमें ग्रामर्स यूज ही नहीं करते हैं। भाषा प्राथमिक रूप से मौखिक है। यस, लैंग्वेज को आप कैसे बताते हो? बोल कर ही तो दिखाते हो। तो नहीं वाला पूछा है, तो इसलिए ये हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पढ़िए पहले। देखो क्या लिखा है कि भाषा सीखने तथा कार्य परीक्षण में पाठ्य पुस्तक में जहाँ प्रत्येक छठे शब्द के बाद एक शब्द छोड़ दिया जाता है। आपने देखा होगा ना, आपने इंग्लिश में बहुत किया होगा क्लोज टेस्ट। जैसे आप कुछ लिखा रहता है तो हर छठे शब्द के बाद एक शब्द छोड़ दिया जाता है। ये क्या होता है? क्लोज टेस्ट इसको बोलते हैं, कि आप इसके पास कर आपको खुद से सोचना होता है। तो यही चीज़ पूछा है कि इसमें भी छठे शब्द के बाद एक शब्द छोड़ देते हैं, तो उसको किस रूप में जानते हैं? तो ये तो बहुत ईजी है, ऑप्शन नंबर 2 ही होगा। क्लोज टेस्ट इंग्लिश में भी कराया जाता है, तो ये हो गया हमारा सही। अभी तो और भी क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने हैं। ये देखिए, निम्न में से कौन सा सीखने के रूप में आकलन का, अब मैंने आपको सीखने के रूप में आकलन हमेशा बताया है, असेसमेंट एज लर्निंग, जिसमें आप खुद जो है सीखते हो, खुद का असेसमेंट करते हो, और वो प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट से बेस्ट हो ही नहीं सकता है। तो कौन सा है? परियोजना कार्य तथा प्रदत्त कार्य, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट। तो हो गया आपका ये राइट आंसर। हमारा 31 नंबर का क्वेश्चन। अब आप बताओ इसका आंसर। बहुत सिंपल है, लिखा हुआ है कि कौन सा विचार भाषाविद नोम चॉम्स्की द्वारा प्रस्तुत किया गया है। कितनी बार आपके सामने ये क्वेश्चन आया होगा, और इसका हर बार वही आंसर होता है, आपको पता ही है। ऑप्शन नंबर 1 कि मनुष्य में भाषा अर्जित करने की जन्मजात समझ होती है, ये इनके द्वारा बोला गया था। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। चलो ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देती हूँ। हाँ देखिए क्या लिखा है कि द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी सीखने वाले कक्षा 8 के बच्चों को वर्तनी सिखाने के लिए सबसे कम प्रभावी, सबसे कम लीस्ट की बात हो रही है, उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? अब आपको सबसे कम पे जाना है, समझ गए होंगे आप। और क्या सिखाना है आपको? द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी सिखाने वाले कक्षा 8 के बच्चों को आपको क्या सिखाना है? वर्तनी सिखाने के लिए। तो क्या होगा सबसे लीस्ट? तो वो है ऑप्शन नंबर 4 द्विभाषी पाठ्य पुस्तक। बाकी के तीनों एकदम पॉजिटिव हैं, सबसे कम है यही ऑप्शन नंबर 4। ये हो गया हमारा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे ये रहा। देखिए आपके सामने है कि संपूर्ण भाषा उपागम के संदर्भ में निम्न में से सबसे कम सत्य कौन सा है? अच्छा, अब एग्जामिनर एक चीज़ करता है, अब ये हाँ या नहीं से ज़्यादा ना अब सबसे कम पे जाता है कि सबसे कम इंपॉर्टेंस किसकी है, वो आप बताइए। और किसकी बात हो रही है? संपूर्ण भाषा उपागम की बात हो रही है ना। तो सबसे कम सत्य कौन सा है? सबसे कम सत्य वो तो यही है ना, ऑप्शन नंबर 2 कि शारीरिक गतियों के माध्यम से शब्द भंडार सिखाना चाहिए, ये सबसे कम है। बाकी के तीनों इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। तो मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि सबसे कम पूछा जाएगा, सबसे अच्छा पूछा जाएगा इस बार भी। और ये लेटेस्ट वर्जन इसलिए मैं आपको करा रही हूँ। देखो 139 नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि आपके शिक्षार्थी ने अंग्रेजी में अभी पूरे वाक्य का प्रयोग करना शुरू किया है, लेकिन उसके वाक्य अभी भी टूटे हुए हैं, मतलब अच्छे से सेंटेंस नहीं बना हुआ है। निवेश परिकल्पना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बोधगम्य निवेश, बोधगम्य का मतलब अंडरस्टैंडिंग, इस शिक्षार्थी के लिए सहायक हो सकता है? क्योंकि अभी वो स्टार्ट किया है बट अभी भी उसके वाक्य क्या हैं? टूटे हुए हैं। तो कौन सा इसमें से बेस्ट हो सकता है बोधगम्य निवेश के लिए? तो आपके सामने है क्वेश्चंस और आप इसका राइट आंसर बताइए। तो कौन सा होगा? तो आप समझ गए होंगे कौन सा आएगा। ऑप्शन नंबर 3 कि शिक्षार्थी से छोटे और सरल वाक्यों में बातचीत करें। पहले छोटे और सरल में बात करोगे ना तो धीरे धीरे वो पूरा सेंटेंस बनाना सीख जाएगा और शायद वो बहुत अच्छे से सीख ले कि वो टूटे हुए वाक्य जो है वो ना बनाए। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा, अब इसको पढ़िए। क्या लिखा है कि बच्चों को कविता से परिचित कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से, अब देखो, सबसे कम तर्कसंगत कारण कौन सा है? ये एग्जाम सीटेट के एग्ज़ाम का पैटर्न हो चुका है, सबसे कम क्योंकि सबसे कम में ही हम सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप बताइए
क्या करें, सबसे कम कौन सा है, परिचित कराना है आपको कविता से। तो तर्क संगत कारण इसमें से सबसे कम कौन सा है, तो वो हो गया, इजी है ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि आपको शिक्षार्थियों की रटने और प्रत्यासमर योग्यता का संवर्धन नहीं करना है, और यहाँ पर लिखा है संवर्धन करो, वैसे भी रटने उटने पे जोर तो देना नहीं है। तो यही हम हो गया हमारा राइट, क्योंकि सबसे कम पूछा था। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें आप पहले पढ़ लीजिए पूरा, उसके बाद से बात करते हैं। देखिए क्या लिखा है कि कक्षा पाठ की अंग्रेजी की शिक्षिका शिक्षार्थियों को एक लघु कहानी, छोटी कहानी पढ़ने के लिए कहती है, और प्रत्येक वाक्य में सर्वनाम, सर्वनाम आपको पता होना चाहिए क्या होता है, वह, तुम, आप, हम के बारे में चर्चा करती है। यह गतिविधि किस तरह के पठन के साथ सर्वाधिक रूप से संयोजित है। तो उसने एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ाई और उसमें प्रत्येक वाक्य में वो सर्वनाम को बहुत ध्यान से बता रही है कि देखो हर वाक्य में सर्वनाम है, यहाँ पर वह है, तुम है, आप है, हम है, चर्चा कर रही है। इसका मतलब वो क्या कर रही है, बारीकी से पढ़ रही है, क्योंकि जब भी आप बारीकी से पढ़ते हो आप हर चीज़ ध्यान से पढ़ भी सकते हो, बता भी सकते हो। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट, क्योंकि वो बार बार ये चीज़ें डिनोट कर रही है। समझ गए होंगे आप। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा ये पूरा कहानी, और ऐसे ही इस बार हिंदी ईवीएस कुछ भी हो, इतनी लंबे लंबे लैंग्वेज दिए गए हैं, पढ़ लीजिए पहले। देखो क्या लिखा है कि कक्षा 8 के शिक्षार्थी अंग्रेजी को द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहे हैं, सेकंड लैंग्वेज। एक निदानात्मक मतलब डायग्नोस्टिक परीक्षण यह दर्शाता है कि उनमें से अधिकतर केवल कक्षा 2 तक की पाठ्य पुस्तक पढ़ सकते हैं। आप बताओ, कक्षा 8 का बच्चा केवल 2 तक का ही पढ़ सकता है टेक्स्ट बुक। तो निम्न में से कौन सी कक्षा की दिनचर्या अधिकांश शिक्षार्थियों को भागीदारी निभाने और आगे बढ़ने में सक्षम बनाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास में टीचर हो, आपकी क्लास का एक 8 क्लास के बच्चे हैं, उसमें से बहुत से बच्चे ना केवल 2 क्लास तक ही टेक्स्ट बुक पढ़ सकते हैं। तो आप क्या करोगे कि सारे बच्चे पढ़ने में आगे बढ़ें, सीखें। तो वो बताइए, 4 ऑप्शन है आपके पास। तो ये क्या हो सकता है, आप खुद सोचिए ना, इसका बेस्ट कैसे बच्चे सीखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, कि घेरा समय शिक्षार्थी चुने गए जो बच्चे कुछ हैं विषय या अंतर वस्तु पर मौखिक रूप से अपने विचार साझा करते हैं। भागीदारी निभाने और आगे बढ़ने में यही सक्षम बनाएगी जब बच्चे जो हैं मौखिक रूप से वर्बल तरीके से अपने विचार को क्या करेंगे, साझा करेंगे। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये आपको आगे भी देखने को मिलेगा। ये ठीक है, ले सकते हैं आप। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं आप। ये रहा हमारा एनसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो आना तय है। आप देखो क्वेश्चन क्या लिखा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन एक समावेशी अंग्रेजी शिक्षक द्वारा किया गया बहुभाषिक कक्षा की ओर अग्रसर करेगा। क्वेश्चंस आपने पढ़ लिया होगा। तो कौन करेगा समावेशी अंग्रेजी शिक्षक द्वारा आगे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कक्षा में भाषिक विविधता एक उपयोगी संसाधन हो सकती है, एक रिसोर्सेज हो सकती है, तभी तो बच्चे बहुभाषिकता की ओर आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा राइट। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो क्वेश्चन ना समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके 1 से 2 बार देख लेना। अब ये देखिए, इसमें लिखा है कि अंग्रेजी व्याकरण में सवाल शब्द प्रकरण पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति संदर्भित उपागम का अनुगमन करती है। संदर्भित मतलब जो कॉन्टेक्स्ट में होता है, ये सवाल शब्द की बात हो रही है, तो आप पढ़ लीजिए। इसका राइट आंसर आप मुझे बताइए, और जब भी आपको एग्जाम में कभी भी ऐसा लगे कि नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार कीवर्ड ढूंढो कि क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, आलेखित अथवा, ये देखिए यहाँ पर 4 है, ये यहाँ पर 4 नंबर हट गया है। ठीक है, 4 है वो। आलेखित अथवा प्रमाणिक संवाद का प्रयोग करना, यह पढ़ाने के लिए कि सवाल वाले शब्द किस प्रकार प्रयुक्त किए गए हैं। आपको उसके लिए ऑथेंटिक ही संवाद का प्रयोग करना होगा, क्योंकि ये सवाल शब्द आया है तो आपको इसी को पढ़ाना है। संदर्भित उपागम का कौन सा अनुगमन करेगा, तो ये ऑप्शन नंबर 3, आलेखित अथवा प्रमाणिक संवाद का प्रयोग करना, यह पढ़ाने के लिए कि सवाल शब्द कैसे किस प्रकार जो है प्रयुक्त किए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा राइट, ऑप्शन नंबर 3। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हो गया है, हाँ ये देखिए फिर से ये कहानी टाइप का क्वेश्चन।
ये देखिए क्या लिखा है कि वह पहले से ही टेनिस में अच्छी है, वह बास्केटबॉल भी अच्छी खेलती है, इसके बाद उसने बैडमिंटन भी जल्दी सीख लिया है। अच्छा, टेनिस भी, बास्केटबॉल भी एंड बैडमिंटन भी। जब दिए गए वाक्य में क्रिया विशेषण को रेखांकित करने के लिए कहा गया, क्रिया विशेषण को, तो कक्षा 5 की शिक्षार्थी प्रीति ने अच्छी, जल्दी शब्दों को रेखांकित किया। तो निम्न में से कौन सी गलत अवधारणा प्रीति के पास है, मतलब उसको गलत कॉन्सेप्ट पता है, इसी वजह से वो क्रिया विशेषण को नहीं ढूंढ पा रही है। सिंपल सी बात है, क्रिया विशेषण को रेखांकित करने के लिए कहा तो उसने देखो जल्दी को अंडरलाइन किया एंड अच्छी को किया है। तो कौन सी गलत अवधारणा है उसके पास जिसकी वजह से वो गलत कर रही है? तो ये आपको पता ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्रिया विशेषण केवल क्रियाओं को संशोधित करता है, यही गलत कॉन्सेप्ट, मिसकंसेप्शंस उसके दिमाग में है। तो क्रिया विशेषण केवल क्रियाओं को संशोधित नहीं करता है और उसको क्या लगता है कि यही करता है। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। और ये कई बार पूछा है, पता नहीं मैंने खुद से ही प्रीवियस क्वेश्चंस मैंने इतना कर लिया है कि मुझे खुद अब याद हो चुका है कि कितनी बार एक क्वेश्चंस को पूछा गया है। तभी तो सीटेट इसीलिए लोग आसानी से पास कर लेते हैं, क्योंकि रिपीटेड होते हैं क्वेश्चंस। अब ये देखिए, ये भी एक कहानी आ गया है। देखो क्या लिखा है कि कक्षा 5 के शिक्षार्थियों ने मैं पर एक निबंध लिखा। तो निम्न में से कौन सा चरण सीखने के रूप में आपको पता है ना, असेसमेंट एज लर्निंग के सबसे नज़दीक है। अब मैं पर निबंध लिखा है, इसके सबसे नज़दीक आप मुझे बताइए। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, ये रहा। तो सबसे नज़दीक कौन सा है? आपने ध्यान दिया हो कि प्रत्येक शिक्षार्थी से कहना कि वे सोचें कि उन्होंने कैसे निर्धारित किया कि उन्हें क्या कुछ शामिल करना है, यही तो होगा। बाकी के ये देखो उतने सही नहीं है जितना कि ऑप्शन नंबर 1 है। पहले दूसरा देख लो, मानदंड निर्देश, ये गलत हो जाता है। शिक्षक शिक्षार्थियों को सुझावों के साथ दें, या फिर 5 अन्य निबंध पढ़ने और अपनी पसंद, नहीं, ये उतना बेस्ट नहीं है जितना कि ये है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। सीखने के रूप में आकलन के सबसे नज़दीक हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ये देखिए, अगर आप इसको पढ़ लें पहले ध्यान से, कि एक शिक्षिका प्रामाणिक ऑथेंटिक पाठ्यपुस्तक के माध्यम से संबंधवाचक, जो रिलेशन वाले होते हैं, उपवाक्य से परिचित कराती है और संदर्भ में बहुत सारे उदाहरण देती है। वह बहुत सारे अभ्यास भी देती है जिसे शिक्षार्थी पहचानते हैं और उसके नियम का प्रयोग करते हैं। अंत में वह शिक्षार्थियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करती है कि नियम संदर्भ में किस प्रकार कार्य करता है। क्वेश्चन पढ़ लिया, आंसर आप बताइए। ये सारी चीज़ें वो क्यों कर रही है? पहले परिचित करवाई, उदाहरण दिया, अभ्यास कराया कि पहचानते हैं, नियम का प्रयोग करना। तो ये सारी चीज़ें जागरूकता के लिए, ये जो रणनीति कहलाती है उसको कहते हैं जागरूकता। सो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। बहुत से लोग इस पर ध्यान नहीं देंगे, कुछ लोग अनुमानिक गहन चिंतन के बारे में सोचेंगे, तो ये बनाया ही गया है इसलिए कि आप गलती करें। हो गया इसका राइट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन और ये इजी है। निम्न में से कौन सा पठन का उपकौशल है? उपकौशल की बात हो रही है, पढ़ने का, तो वो कौन सा है? 4 ऑप्शन है। तो उपकौशल क्या होता है? अनुमान लगाना इज राइट। अनुमान लगाने को ही क्या कहते हैं? पठन का उपकौशल। कुछ क्वेश्चन इजी भी मिल सकते हैं। अब ये रहा एक और कहानी। देखिए लिखा है कि एक शिक्षिका ऑनलाइन कार्यक्रम का प्रयोग करती है जिसमें शिक्षार्थी ऑनलाइन ही मानचित्र का निर्माण, संपादन एवं साझा करते हैं। निम्न में से कौन सा कौशल इस डिजिटल उपकरण के प्रयोग के माध्यम से शिक्षार्थियों में विकसित किया जा सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको क्रिटिकल थिंकिंग, आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। सबसे पहले याद रखो कि एक टीचर है, उसने ऑनलाइन कार्यक्रम स्टार्ट किया जिसमें जो शिक्षार्थी हैं वो ऑनलाइन ही क्या करेंगे? मानचित्र बनाएंगे, संपादन करेंगे, उसको शेयर करेंगे। तो ये कौन सा ऐसा कौशल है जो डिजिटल उपकरण के प्रयोग के माध्यम से शिक्षार्थियों में विकसित किया जा सकता है? तो कौन सा है? चिंतन है। उनको चिंतन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तभी तो वो कर पाएंगे इस चीज़ों को। तो अगर आप ये सारी चीज़ें ना स्टार्ट करोगे तो बच्चे का जो थॉट प्रोसेस है उसमें बहुत अच्छे से वो डेवलप भी होगा, सोच पाएंगे। समझ गए? तो ये हो गया इसका राइट। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन और अभी तो और क्वेश्चन करने हैं, बने रहिए। सामाजिक अंतःक्रिया का संबंध किससे है? इससे इजी क्वेश्चन तो अभी तक आपको देखने को मिला ही नहीं होगा। और ये कौन सा है? किसकी बात किया
इसकी बात किसने किया है? वाइगॉस्की। इनका तो थ्योरी का नाम ही है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। संस्कृति की भी बात यही करते हैं। बच्चे भाषा, सबसे पहले इन्होंने बोला था ना कि भाषा में ही बच्चा सीखता है। पियाजे ने बोला था कि नहीं, पहले थॉट प्रोसेस होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये तो आप पढ़े ही होंगे। ये हो गया इसका राइट आंसर। चलिए 46 नंबर का क्वेश्चन है, और थोड़ा सा आप क्वालिटी बढ़ा लेना 480, क्योंकि थोड़ा सा बस कलर इसका लाइट है। तो देखिए क्या लिखा है कि विकास में महत्वपूर्ण अवधि की पहचान की जा सकती है। अब ये क्वेश्चन मैं सच बता रही हूँ, इसमें के जितने भी क्वेश्चंस है ना, ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन सीरीज में करा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दिमाग लगाने वाला है। तो बताइए कौन सा होगा? महत्वपूर्ण अवधि की पहचान की जा सकती है, इसका होगा कि विकास की एक विशिष्ट अवधि के दौरान हुए अनुभवों का अधिगम पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। यस, आपका जो भी बचपन में जो भी आपने एक्सपीरियंस किया होता है ना, वो ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो जाता है, एक टाइम पे भूल जाता है। नहीं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसका हमारे लर्निंग पे, हमारे सीखने पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। बाकी की चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि यहाँ पर लिखा है कि अधिगम तथा अनुभवों के विकास के लिए एक विशिष्ट, कोई ज़रूरत नहीं है कि एक विशिष्ट आयु होना चाहिए, या फिर चुनौतीपूर्ण अनुभवों का विकास पर गहरा प्रभाव होता है, अनुभव की अपेक्षा विशिष्ट अवधि महत्वपूर्ण है। देखिए ऑप्शंस तो आपको लगेगा कि बेस्ट है, बट बेस्ट में से सबसे अच्छा क्या है? ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। अब ये देखिए, इसमें क्या लिखा है कि माँ के द्वारा बच्चे को बोली जाने वाली दुलार की भाषा, हम घर में छोटे बच्चों को बहुत दुलार से बात करते हैं, उनसे दुलार की भाषा को किस रूप में बेहतर जान सकते हैं? माँ के द्वारा शिशु को। तो आप बताइए, तो क्या होता है? एक बाल निर्देशित वाचन होता है ना, जो आप बच्चे को निर्देश करके बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना ये चारों के चारों ऑप्शंस ऐसे बने हैं ना कि आपको समझ ही नहीं आएगा। आप लगा दोगे सक्रिय, या फिर बबलाना लगा सकते हैं, या फिर ये भी लगा सकते हैं। तो क्या होगा? तीसरा, बाल निर्देशित वाचन। चलो अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये रहा। अब ये देखिए, इसमें क्या लिखा है कि भाषा की कक्षा में शिक्षार्थी काबुली वाला कुछ है, उसकी कहानी पढ़ते हैं बच्चे। ठीक है, बाद में उन्हें कहानी के कुछ दृश्यों की पृष्ठभूमि से संबंधित चित्रात्मक सामग्री व संक्षिप्त वर्णन दिया जाता है। चित्रों में वर्णित या 2 दृश्यों का कुछ शिक्षार्थियों द्वारा अभिनय किया जाता है। शिक्षार्थी अभिनय किए गए दृश्यों को देखते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अब आप सोचो कितनी सारी चीज़ें हैं, बट अगर जिसने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा ना, वो आराम से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेगा। तो क्या होगा? अवलोकन। बच्चों ने क्या किया है? ऑब्जर्व किया है, उन दृश्यों को देखा है। ठीक है, बिना दृश्यों को देखे तो कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं ना, तो अवलोकन कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। ये संज्ञानात्मक अपने आप में एक पॉजिटिव वर्ड है, आप यही लगाकर चले आओगे, बट ये नहीं है। कॉन्टेक्स्ट में जाओ, ठीक है, तो आंसर तो अपने आप निकल आएगा। ये हो गया ऑप्शन नंबर 1। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये शिफ्ट अपने आप में ये बहुत टफ था, इसलिए मैं आपको ये करा रही हूँ ताकि आप जो है गलती से भी कुछ गलत ना करें। देखिए क्या लिखा है कि वह कौन सा परीक्षण है जिसके द्वारा किसी विशिष्ट कार्य के संबंध में विद्यार्थियों की उपलब्धियों का मापन किया जाता है। वह कार्य जिसमें विद्यार्थियों को बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत है, कौन सा है वो? और ये आप किस लिए कर रहे हो? किसी विशिष्ट कार्य के संबंध में कर रहे हो। ठीक है ना, तो विशिष्ट कार्य के लिए आपको बेहतर प्रदर्शन भी करना होगा। इसका मतलब ये क्या है? निपुणता परीक्षण है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए लिखा है कि प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी के पठन और बोधन का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षक ने विद्यार्थियों को कहा। क्या कहा? अब वो आपके सामने है, तो क्या कहा होगा आप खुद सोचिए ना। कहानी को अपने शब्दों में दोबारा सुनाओ या कहानी के मुख्य बिंदु बताओ। यही तो सबसे बेस्ट है कि कोई भी चीज़ अगर आप बोलो ना बच्चों को कि तुम इसको अपनी लैंग्वेज में सुनाओगे, तो हर बच्चा अलग अलग चीज़ बताएगा, आप समझ पाओगे बच्चे की लर्निंग कैसे हो रही है। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। किसी नई भाषा को सीखने के संबंध में कौन सी बात सही है? अब नई भाषा की बात हो रही है, उसके संबंध में बताना है। तो क्या होगा? मातृभाषा का ज्ञान सहायक होता है। कोई भी अगर आप टारगेट लैंग्वेज, न्यू लैंग्वेज सीखोगे ना, तो उसमें आपका मदर टंग जो है बहुत हेल्प करेगा। जैसे हिंदी आपको बोलनी आती है, तो इंग्लिश आपको सीखनी है, तो क्या बिना हिंदी के आप इंग्लिश सीख लोगे? नहीं, क्योंकि आप कोई भी चीज़ जो ना थॉट प्रोसेस आप हिंदी में करते हो, उसके बाद उसको कन्वर्ट किस में करते हो? इंग्लिश में करते हो। समझ गए होंगे आप। ये हो गया इसका राइट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा।
भाषा में किन्हें ग्राह्य कौशल कहते हैं, और ये कई बार पूछा है। ग्राह्य कौशल किसे कहते हैं, याद रखना, उसको बोलते हैं श्रवण तथा पठन। कोई चीज़ आप सुन रहे हो, कोई चीज़ आप पढ़ रहे हो ना, वो ग्राह्य कौशल है, ठीक है। और आप मुझे बताना लिखने को कौन सा कौशल कहते हैं, ठीक है। लिखने का कौशल आप मुझे बताओगे, तो ये हो गया 2, और ये याद कर लो, पूछा ही जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रहा। लिखा है कि निम्न में से कौन सा दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री नहीं है। कौन सा दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री नहीं है, तो आपको पता ही होगा, पत्रिकाएं, समाचार पत्र होता है, पुस्तकें भी होती हैं जिसे आप देख सको, और ये रेडियो प्रसारण तो सुनने वाला है ना, तो यही हो गया, ये तो इजी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रहा। इसको ध्यान से पढ़िए और आंसर बताइए। और एक चीज़ याद रख, हाँ, नहीं पे जरूर ध्यान देना, हमेशा बोला है मैंने। निम्न में से किसकी उपचारात्मक शिक्षण के रूप में अनुशंसा नहीं की गई है। उपचारात्मक मतलब आपको पता है ना, डायग्नोस्टिक वगैरह हम जब करते हैं, उसके बाद से बच्चे की जो भी कमी होती है उसको सुधारने के लिए हम कुछ सजेशन देते हैं, कुछ काम करवाते हैं, तो वही है। तो किसकी नहीं की गई है, तो वो है ऑप्शन नंबर 4 कि नवीन पठन तथा शिक्षण विधियों को लागू करने के द्वारा उच्च अधिगम रणनीतियों को लागू करना, ये आप नहीं करते हो उपचारात्मक शिक्षण में। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या लिखा है कि कक्षा में शिक्षक विषय के बारे में बताती हैं, सब्जेक्ट के बारे में, तथा उस विषय पर लेख लिखने से पहले वह विद्यार्थियों को उस विषय से संबंधित विचारों का जल्दी से सोचने तथा उन्हें नोट करने के लिए कहती है। आखिर में कक्षा में शिक्षक क्या कर रही है, कि वो क्या कह रही है बच्चों से, कि विषय के बारे में बताती है, फिर उस विषय पर लेख लिखने से पहले, मतलब लिखने से पहले वो विद्यार्थियों को उसी सब्जेक्ट से संबंधित विचारों का जल्दी से सोचो और उन्हें नोट करने के लिए कहती है। तो वो क्या करा रही है, वो ब्रेन स्टॉर्मिंग करा रही है। याद रखना, ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको शायद पता नहीं है कितनी बार पूछा हुआ है, ठीक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग, जिसमें आपको जल्दी से सोचना होता है, अपने दिमाग पे जोर डालना होता है। तो ये हो गया, जिसे मानस मंथन बोलते हैं हिंदी में। याद रखो इंग्लिश वाले, कि अगर ब्रेन स्टॉर्मिंग कभी कभी नहीं दिया रहता है, तो मानस मंथन अगर आपको इसका मतलब नहीं पता है तो आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बाइलिंगुअल देखिए, और हिंदी भी आपको पता होना चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगर क्लास पसंद आ रही हो तो आप लोग लाइक भी नहीं करते हो। लाइक का बटन बस एक दबाना ही है, ऊपर देखते रहते हैं, बट आप में से बहुत से लोग हैं जो लाइक नहीं करते हैं। ये सारी कोशिश, मेहनत आप ही के लिए मैं करती हूँ, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर करना। आप में से 70% बच्चे जो हैं वो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं किए हैं। देखिए ये वाला अगला क्वेश्चन है 146। संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत निम्न में से किसे स्वीकृति देता है। संज्ञानात्मक आपने इतनी बार पढ़ लिया है ना, तो ये किसको स्वीकृति देता है, आप बताइए। तो किसे देता है कि भाषा जो है वो आदत निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा सीखी जाती है। यस, अगर आपका इंग्लिश नहीं अच्छी, आप इसको स्ट्रांग करना चाहते हैं ना, तो हर दिन इसको अपनी आदत में लेकर आओ। हर दिन खुद से बोलने की कोशिश करो। भले से आप गलती कर रहे हो, टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहे हो, ये मत सोचो कोई मजाक उड़ाएगा, बट आप सीख लोगे। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 3। चलिए हमारा ये हो गया अगला क्वेश्चन, ये रहा। प्रत्येक भाषा की अद्वितीय ध्वनि संरचना तथा शब्दावली होती है, हर भाषा की होती है, आपको पता ही है। तो भाषा की यह विशेषता क्या प्रदर्शित करती है, क्या शो करता है कि भाषा क्या है। भाषा एक यादृच्छिक है, एक कौशल है, व्यवस्था है, या फिर प्रजाति विशेष है। अब मैं आपको बताती हूँ। बहुत से लोग ये करके चले आएंगे, एक कौशल है, जी नहीं, भाषा एक व्यवस्था है। इसी वजह से इसकी एक ध्वनि होती है अद्वितीय, इसकी एक संरचना होती है, हर एक भाषा की एक शब्दावली भी होती है। समझे आप। तो ये होगा राइट, ये नहीं होगा। इस वीडियो को एग्जाम से पहले 3 से 4 बार देख लेना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस 100% आएगा, और जब आप एग्जाम देकर आओगे ना तो आप सोचोगे कि अरे पहले ही कर लेना चाहिए था। अब ये देखिए, ये तो आपने कर ही लिया ना। अगर आप चाहें तो इसका, अच्छा ये 2 बार दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। भाषा क्या है, एक व्यवस्था है। चलो अगले क्वेश्चन पे, ये रहा। भाषा प्रवाह से क्या तात्पर्य है। भाषा प्रवाह से क्या तात्पर्य है, यही पूछ रहा है। तो भाषा प्रवाह आपको पता है ना क्या होता है, सहज गति के साथ वाचन, पठन अथवा लेखन। एक सहज गति के साथ आपको क्या करना है, वाचन करना है, पढ़ना है और लिखना है, इसी को बोलते हैं भाषा प्रवाह। सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। चलो अगले क्वेश्चन पे, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए क्या लिखा है कि विद्यार्थी का आकलन करते समय शिक्षक को बच्चे की प्रगति की तुलना किससे करनी चाहिए। जब भी आप बच्चे का असेसमेंट करते हो तो एज अ टीचर आपको बच्चे के प्रोग्रेस की कंपैरिजन किससे करना चाहिए, वही पूछ रहा है। तो किससे करना चाहिए, हमको किसी दूसरे बच्चों के साथ कभी नहीं करना है। हमेशा बोला है मैंने आपको, एक बहुत जो स्मार्ट बच्चा है, तेज बच्चा है, उसके साथ कंपेयर नहीं करना है। जो बच्चा बहुत स्लो है उसके साथ भी नहीं, क्योंकि हमको किसी भी बच्चे का किसी और बच्चे से कंपेयर नहीं करना है। हमें क्या करना है कि बच्चा जो पहले जो चीज़ सीखा हुआ है ना उसके साथ करना है, अधिगम के उसके पिछले स्तर के साथ, कि जो तभी तो आप देख पाओगे ना कि बच्चा कुछ सीख पा रहा है या नहीं, आप उसका पहले का रिकॉर्ड देखोगे। समझ गए होंगे आप। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। और यहाँ पर हमारे जो हैं 60 क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे, और ये जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने कराया है। जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तो मैंने सोचा है कि मैराथन के बाद से जो है मैं आपका रैपिड रिवीजन वाला एक सीरीज़ लेकर आऊँगी, जिसमें आप फास्ट मोड में क्या करोगे, रिवाइज करोगे, और जो और भी एक कुछ क्वेश्चंस बाकी रहेंगे वो उसमें मैं करा दूँगी। ठीक है, वो पार्ट वाइज में आएगा और बहुत 10-10 मिनट की वो वीडियो रहेगी, आपका समय भी बर्बाद नहीं होगा। तो चलिए ये क्वेश्चंस करिए, और जिसने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप। मैं बस चाहती हूँ कि मेरी जो यूट्यूब फैमिली है वो थोड़ी सी जल्दी से बड़ी हो जाए, सो दैट कोई भी चीज़ें, जैसे कि अभी ट्विटर वगैरह का है, तो जितने ज़्यादा बच्चे जुड़े रहते हैं ना, उसका एक फ़ायदा ये होता है कि कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई दिक्कत आती है तो हम उसमें सब कोई साथ मिलके कर सकते हैं। क्योंकि 50,000, अभी तो मेरे 50,000 है भी नहीं, और 10-20 लाख में बहुत अंतर होता है, ये आप समझते ही हैं। तो ये सब आपके सपोर्ट से हो सकता है, तो प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए ये क्या है कि लेखन के प्रक्रिया उपागम में क्या क्रम सम्मिलित है। प्रक्रिया उपागम में कोई क्रम तो होगा ही ना, तो कौन सा है। अब याद रखना, ये प्रक्रिया उपागम कई बार क्वेश्चन पूछ लिया है, और नोट कर लेना, इसका क्रम भी याद रखना। सबसे पहले इसका क्रम मैं आपको बता देती हूँ, वो ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो ये रहेगा। सबसे पहले क्या आता है, मानस मंथन। ठीक है, मानस मंथन प्रक्रिया उपागम का पहला क्रम है। उसके बाद से क्या आता है, प्रारूपण आता है। ये हिंदी में याद रखो, हिंदी में ही वहां पर आपको देखने को मिलेगा, इंग्लिश तो वैसे भी नहीं आएगी। तो पहले होगा बी, उसके बाद से होगा ए। तो देखो ऑप्शंस में कहीं है, दो भी पता होगा ना तो भी आप कर लेंगे। तो बी ये कहाँ पर नहीं है, देखो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं है। आप अगर एक ऑप्शंस भी आप अगर पता कर लें तो भी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि बस बी लिखा हुआ वहाँ पर। तो देखो पहले क्या होगा, मानस मंथन होगा, उसके बाद से प्रारूपण होगा, उसके बाद से क्या आएगा, दोहराना है आपको, और दोहराने के बाद सबसे लास्ट में क्या आता है, संपादन होता है। समझ गए होंगे आप। तो ये थी आज की क्लास, और क्लास आपको ज़रूर अच्छी लगेगी, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट जो ऑनलाइन एग्ज़ाम में पूछा हुआ था उन सभी का मिश्रण है, ये मिक्सचर है, जो कि आपको एग्ज़ाम को क्लियर करने में बहुत हेल्प मिलेगी। पहले भी जो भी मैराथन क्लासेस हैं ज़रूर देखना, क्लास से जुड़े रहो, सीटेट एग्ज़ाम आप सभी का क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।